हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनके लिए बता दूं कि आई हैव अ प्लेलिस्ट रिलेटेड टू ग्लॉसरी ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो एक्चुअली वर्ड्स नहीं होते हैं बल्कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनके कोई ख़ास मीनिंग्स होते हैं, कुछ ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उन वर्ड्स के कोई मीनिंग्स होते हैं। मीन्स वो वर्ड्स ऐसे नहीं हैं कि जिनको आप उर्दू में ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, बल्कि उन वर्ड्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी होता है ताकि आप ओवरऑल टेक्स्ट को समझ सकें। हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट्स लेती हूँ हर वीडियो में, तकरीबन 8 to 10 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें कोशिश करती हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सोशियोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं उनको डिफ़ाइन या डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, ताकि जब भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं सोशियोलॉजी की और उसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपको उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आप इजीली उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकें क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग पता होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बायलिंगुअलिज्म। बाय का मतलब होता है टू, और लिंग्विस्टिक का वर्ड आप जब भी इस्तेमाल करते हैं इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का, इस टर्म का मतलब है द यूज़ ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस इन पर्टिकुलर सेटिंग सच एज वर्क प्लेस और एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ट्रीटिंग ईच लैंग्वेज एज इक्वली लेजिटिमेट। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्क प्लेसेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि ओ लेवल्स वगैरह के हैं, या वैसे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चों को फ़ाइन चार्ज किया जाता है अगर वो इंग्लिश में नहीं बात कर रहे होते, इंग्लिश नहीं बोल रहे होते। और बहुत से ऐसे भी इदारे हैं जहाँ पे देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। इसको बाय कहते हैं। मींस ऐसे इदारे जहाँ पे आप दो ज़बानें बोल सकते हैं और दोनों ज़बानें बोलना इक्वली लेजिटिमेट है, यानी आपको कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको एक फ़लाँ पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करनी है, बल्कि कुछ दो ज़बानों में भी आप बात कर सकते हैं। इसको बायलिंगुअलिज्म कहते हैं। सेकेंड टर्म है बर्थ रेट। बहुत आसान है, इट इज़ रिलेटेड टू डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज़। आपकी आबादी के अंदर जो बर्थ रेट होता है वो बेसिकली है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। एक साल के अरसे में 1000 की आबादी पे कितनी बर्थ्स हो रही हैं। मीन्स यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर का है इसको मेजर करने के लिए, और जो पॉपुलेशन है वो 1000 ली जाती है। मीन्स पर 1000 पॉपुलेशन जितनी बर्थ्स होती हैं इसको बर्थ रेट कहते हैं, और इस मेजरमेंट को क्रूड बर्थ रेट भी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कॉमन सा है, बहुत कॉमनली आप देखते हैं, स्पेशली जब आप पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है ब्लैक पावर, a political philosophy promoted by many younger blacks in the 1960s that supported the creation of black controlled political and economic institutions। जब हम अमेरिकन सोसाइटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि शुरू से एक प्रॉब्लम चलता आ रहा है बेस्ड ऑन रेस, कि ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, जहाँ पे एक ग्रुप खुद को डोमिनेंट ग्रुप समझता है और दूसरा वाला ग्रुप सबऑर्डिनेट ग्रुप है जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन समझा जा रहा होता है। एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी थी जो कि यंगर ब्लैक्स की तरफ से 1960 में सपोर्ट की गई थी, प्रमोट की गई थी, जिसमें ये सपोर्ट किया गया था आइडिया कि जो ब्लैक्स हैं वो आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहे होंगे, और इस कॉन्सेप्ट को ब्लैक पावर का नाम दिया गया था। इस पॉलिटिकल फ़िलॉसफी को ब्लैक पावर के नाम से जाना जाता है। एक ये कॉन्सेप्ट है। अगर कभी आप सुने या अगर आप कभी इस चीज़ को रिलेट करना चाहें एज एन एग्जांपल तो आप कोट कर सकते हैं ब्लैक पावर को। फोर्थ है बॉर्ग्यूजी। देखें, कार्ल मार्क्स का जब आप नाम सुनते हैं जो भी सोशियोलॉजिस्ट है, अक्सर आपके माइंड में एक वर्ड आता है क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म। जब भी आप कार्ल मार्क्स का नाम सुनेंगे, क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स का फोकस ये था कि सोसाइटी में डिवीज़न हुई हुई है बेस्ड ऑन क्लासेस, रिसोर्सेस और पावर कम है, दैट इज़ लिमिटेड टू फ्यू हैंड्स, जबकि जो वर्किंग क्लास है
जो लोअर क्लास है वो कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट हो रही है। मीन्स सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर देयर इज़ डिवीजन बेस्ड ऑन क्लासेस। 2 क्लासेस हैं और वो 2 क्लासेस कौन सी थी? उनमें से एक क्लास ये बोर्गेज़ा थी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो अपर क्लास है, जो एलीट क्लास है, जिसके पास पावर और रिसोर्सेज का की ओनरशिप है, वो बोर्गेज़ा है। जबकि दूसरी वाली क्लास जो कि वर्किंग क्लास है, जो कि लोअर क्लास है, जो कि दिन रात अगर मेहनत करती है तो उसको बदले में इतने वेजेस भी नहीं मिलते कि उसके एक्सपेंडिचर्स बेयर हो सकें। डिस्क्रिमिनेटेड क्लास है, एक्सप्लॉइटेड क्लास है, ये वाली क्लास प्रोलेटेरिएट क्लास है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो जब भी आप कार्ल मार्क्स का नाम सुने तो आपके माइंड में क्लास स्ट्रगल आती है। और क्लासेस कार्ल मार्क्स ने मेन 2 डिवीज़न ऑफ क्लासेस बताई हैं, अपर क्लास और जिसको आप कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं, एलीट क्लास भी कह सकते हैं, और दूसरी वर्किंग क्लास है जो कि एक्सप्लॉइट होती है, जिसको आप प्रोलेटेरिएट कहते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स की टर्म्स थी जो उन्होंने दी थी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 6 है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक कंपोनेंट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जिनमें एक प्रॉपर हिरार्की होती है, एक प्रॉपर एचआर सिस्टम होता है जो कि लोगों को हायर कर रहा होता है, एक प्रॉपर चेन, एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, हिरार्की होती है। सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एक कंपोनेंट ब्यूरोक्रेसी है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एफिशिएंसी को अचीव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अचीव एफिशिएंसी, तो फिर आपको रूल्स और हिरार्किकल रैंकिंग ऑर्डर जो है उसको प्रमोट करना होगा या उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या, यही होता है ना, हिरार्की रैंकिंग ऑर्डर होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर जाते हैं तो आपको एक रैंकिंग ऑर्डर नज़र आएगा, आपको प्यून भी नज़र आएगा, आपको गार्ड भी नज़र आएगा, आपको गार्डनर भी नज़र आएगा, वहाँ पे प्रोफेसर भी होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी होते हैं, चेयरपर्सन भी होते हैं, फिर आप और आगे जाएँ तो डीन्स होते हैं, डिफरेंट हिरार्किकल ऑर्डर होता है। ठीक है, ये हिरार्की कहलाती है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। साथ ही साथ कुछ रूल्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने होते हैं, और ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी कहलाती हैं। और ये सब क्यों होती हैं? ताकि आप एफिशिएंटली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। सेकंड टर्म 6th टर्म से रिलेटेड है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस by which a group, organization or social movement becomes increasingly bureaucratic। एक ऐसा प्रोसेस यानी ब्यूरोक्रेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या सोशल मूवमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेटिक बनती है। यानी किसी को ब्यूरोक्रेटिक बनाना, वो इंडिविजुअल हो, वो ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल मूवमेंट हो, जब वो ब्यूरोक्रेटिक बन जाएगा तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल ब्यूरोक्रेटाइजेशन। 8th कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म। अगेन कार्ल मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट। कैपिटलिज्म is an economic system in which the means of production are largely in private hands and the main incentive for economic activity is the accumulation of profit। और यहाँ पे 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली चीज़, कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, यानी कि वो जो बोर्गेज़े वाली आपने जो बात की है, कैपिटलिस्ट क्लास जिनके हाथ में सारी पावर और रिसोर्सेज होती है, प्राइवेट हैंड्स के अंदर। और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कैपिटलिज्म में कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसका सारा दारोमदार होता है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट पे। मींस आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे, जितनी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, उतनी ही आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होते जाएंगे। 9th पॉइंट है कैजुअल लॉजिक। देखें, इसको आप कॉजल इफेक्ट वाला जो एक पॉइंट होता है रिसर्च में इस्तेमाल होता है, आप उस हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशन और वेरिएबल एंड अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस विद वन इवेंट लीडिंग टू अदर। कॉजल लॉजिक का मतलब होता है जहाँ पे वेरिएबल्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कॉज होगा तो उसका कुछ इफेक्ट होगा, कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और ये बेसिकली ये टर्म आप रिसर्च के अंदर सुन रहे होते हैं, जहाँ पे आप वेरिएबल्स के दरमियान में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। 10th and last term for this video is class. Class is a term that is used by Max Weber and it refers to a group of people who have similar level of wealth and income। वो लोग जिनकी आपस में level of wealth और income
सेम होता है, सेम का मतलब है सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है, वो क्लास कहलाती है। देखें जैसे अगर आप अपनी सोसाइटी में बात करें, जो अपर क्लास है उनकी वेल्थ इनकम कम एक तरह से मिलती जुलती होगी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लें, आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लें। फिर जो नॉर्मल जॉब्स कर रहे होते हैं यानी कि मिडिल क्लास, आप उनको देखें तो उनका लेवल तकरीबन मिलता जुलता होता है इनकम का या वेल्थ का, ठीक है। आप लोअर क्लास की बात करें तो उनकी सारी चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स तकरीबन मिलती जुलती होती हैं और इसीलिए आप उसको एक क्लास के अंडर कंसीडर करते हैं। So these were the terms that were basic concepts in sociology. I hope these were understood. अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपकी फीडबैक हो तो यकीनन कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस कीजिएगा और कमिंग वीक्स के अंदर मैं मज़ीद जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ग्लॉसरी ऐड करने की कोशिश करूँगी ताकि आप जब भी कुछ टेक्स्ट वगैरह रीड करें तो आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।